दे ही नहीं सकते गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ें। तो हमें स्ट्रेस सिर्फ चावल तो दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, एग्जैक्टली चावल भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। सिर्फ आपने बस ये ध्यान रखना होता है कि जी, क्योंकि ना कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जी सिर्फ गंदम नहीं देनी, लेकिन जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं ना आम रूटीन में, जैसे कि चिप्स हैं, आलू हैं, या आपकी जो टॉफ़ियाँ हैं बच्चे यूज़ करते हैं, बेकरी आइटम्स हैं, उसमें भी इसका गंदम का इस्तेमाल होता है, ग्लूटेन का इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो ग्लूटेन है ना वो आपकी चीज़ों की जो है ना वो उसकी कंसिस्टेंसी को बेटर करता है। बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, उनको पेट से उठते हैं, पेट से शुरू होते हैं। जैसे अगर आप बीमारियां ले लें, कोई ऐसी चीज़ें जो गंदी चीज़ बच्चों ने मुंह में डाली, कोई ऐसी चीज़ खा ली, ठीक है। अब बच्चे, आपको पता है, उनके हाथ में भी जर्म्स और डस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, और फिर उससे जरासीम से सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं, और सारी बीमारियां पैदा होती हैं पेट के अमराज से। मगर अभी जब डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठ रहे थे तो मैंने इनसे जब बैठ के कुछ इसी टॉपिक के ऊपर बात की तो उन्होंने मुझे आज एक नई चीज़ बताई कि गंदम की एलर्जी भी बच्चों को होती है, और जो बहुत से बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ती और माएँ परेशान हो रही होती है कि बच्चे की हाइट क्यों रह गई है, इसका कद क्यों नहीं बढ़ा, फिर ख़ानदान में वो बड़ा हो जाए तो उसका कद का इशू आ जाता है कि भाई क्यों इसके कद पे काम क्यों नहीं किया, ऐसी कौन सी नशोनुमा थी जिसकी वजह से इसकी हाइट रह गई। वो वजह ये होती है, जैसे एक तो पेट के अमराज जिसकी वजह से बच्चों को भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। बच्चा तो अपनी तरफ से वो दूध के भर भर के माए उनको गिलास भी पिला रही हैं, उनको कैल्शियम भी खिला रही हैं, मक्खन भी खिला रही हैं, देसी घी भी खिला रही हैं, हर किस्म के मेवेजात खिला रही हैं। वो कहते हैं ना बच्चा खाया पिया है, मगर उसके बावजूद ऐसी कौन सी नशोनुमा जो थी वो रह गई अंदर के बच्चे की हाइट कम हो गई। उनमें एक चीज़ गंदम भी है कि अगर किसी बच्चे को गंदम की एलर्जी है किसी बच्चे को, तो फिर उसकी हाइट नहीं बढ़नी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं ना हम। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शहराम मेरे साथ मौजूद हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो आज इनसे सारे सवाल करेंगे। जी सर, ये सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, मगर ये गंदम की एलर्जी बच्चों की हाइट नहीं बढ़ने देती, इसके बारे में बताइएगा ज़रा। देखिए, गंदम की एलर्जी जो होती है ना, बेसिकली लोगों को ये हमारी डाइट का जो मेजर चंक है जो हम ज़्यादातर लोग खाते हैं वो गंदम ज़्यादा खाते हैं, रोटी खा ली, ब्रेड खा ली, तो उसमें एक ख़ास किस्म का मादा होता है जिसे ग्लूटेन कहते हैं। तो ग्लूटेन के बाद बच्चों को एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से जो बच्चों में होती है ना वो अब्जॉर्प्शन चीज़ों की, मल्टीविटामिन्स की, प्रोटीन्स की, वो नहीं होती, तो जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आते हैं, बेसिकली ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ ये होती है कि हमारे जिस्म की जो चीज़ें होती हैं हमारे जिस्म के अंदर ही उस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। हमारे अंदर की चीज़ें हमें अटैक करना, मतलब हम लोग कहते हैं मसलन जैसे कि आपकी अपनी ही आर्मी आपकी मुल्क पे अटैक कर दे, अच्छा, इस तरह की, इसको कहते हैं ऑटोइम्यून सेल्फ इम्यूनिटी। अपनी कुव्वत मुदाफ़त आप ही के ख़िलाफ़ काम करना शुरू करते हैं। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि गंदम में ख़ास किस्म का मादा होता है, प्रोटीन्स होती हैं जिसको ग्लूटेन कहते हैं। जो ग्लूटेन होता है वो जिस्म की जो आंतें होती हैं, आंतड़ियाँ होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, उस पर असर करता है, जिसकी वजह से हमारे विलाई होते हैं। विलाई ये होता है, आप ये समझ लें जिस तरह एक तौलिया है, तौलिया के ऊपर बुर होती है ना, इस तरह आंतड़ियों के ऊपर एक बुर होती है जो कि जिस्म की दूसरी जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसको हाजमे में मदद देती है। तो जब वो इसका ग्लूटेन से इन्फेक्शन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो वो विलाइज स्लफ ऑफ हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से एक तो बच्चे की ग्रोथ मुतासर होती है, और इसके अलावा ज़्यादातर जो बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है गंदम से एलर्जी की, जिसे हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं, वो होते हैं बच्चे बार बार डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। और उसमें हम माँ बाप से ये पूछते हैं कि आपका जो बच्चा है जो पखाना कर रहा है, जब इसको साफ़ करती हैं तो वो आयली तरह तो नहीं होता, आपके हाथ तो नहीं चिपकते जब आप साफ़ करती हैं, या आप जब इसका ये जो साफ़ करती हैं, जो टब को साफ़ करती हैं, तो वो लगा तो नहीं रहता, बार बार पानी तो नहीं डालना पड़ता। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम माँ बाप से पूछते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि जब बच्चे ये सीलिएक डिजीज़ के साथ आते हैं तो उनमें बाज़ का डायरिया नहीं होता, उनमें ये होता है कि उनको खून की कमी होती है, उनका कद नहीं बढ़ रहा होता, इस कंप्लेंट के साथ भी आते हैं। तो उसमें भी ये एक कॉमन कंप्लेंट है कि जब बच्चे का कद ना बढ़ रहा हो, या बच्चे को खून की कमी हो, या बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हों, उस सूरत में भी अगर सीलिएक डिजीज़ है तो बच्चों को इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें फिर हम उसके ख़ास टेस्ट करा के देखने होते हैं। लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो बच्चों को ये सिम्टम्स कब स्टार्ट हुए हैं।
क्योंकि गंदम हमारे मुल्क में, या हम वीनिंग जब स्टार्ट करते हैं, वीनिंग स्टार्ट करते हैं 6 महीने के बाद, कि जब बच्चा 6 महीने के बाद, जब माँ बाप दूध के अलावा कुछ दूसरी चीज़ें दे रहे होते हैं ना, उसमें आलू, दलिया, सूजी का हलवा, साबूदाना। और एक चीज़ ये भी मैं यहाँ पे कहूँगा आपको बताने के लिए कि ना जो ग्लूटेन है, जो प्रोटीन है, सिर्फ गंदम में नहीं है, ये जौ में भी है, बारले में भी है, ठीक है। तो गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ें, जौ और जौ से बनी हुई चीज़ें, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ियाँ हैं, सूजी है, सूजी की बने पकोड़े, जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, समोसे हैं, उसमें ग्लूटेन होती है। जो ग्लूटेन खाते हैं उससे फिर बच्चों की ऑब्जॉर्प्शन नहीं होती। 100 में से कितने % बच्चों को ग्लूटेन की एलर्जीज होती हैं? देखिए, ये ज़्यादातर 4 to 5% बच्चों को ये है मसला, लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन बेस्ड होते हैं कि पाकिस्तान में कितने बच्चों को है, बाहर के मुल्कों में कितने बच्चों को है। तो हमारे पास डाटा ज़रा इसका कंपाइल नहीं होता, तो हम ज़्यादातर डाटा चलते हैं जो कि बाहर के मुल्कों से है। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज भी तो होता होगा ना? मतलब सिर्फ ये कह देना कि मेरे बच्चे को जो है ना इसकी एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है, ये जौ नहीं खा सकता, ये गंदम नहीं खा सकता, इसका कोई इलाज भी तो होगा ना? इसका इलाज सिर्फ एक है, परहेज़। इसका और कोई इलाज नहीं है। इस पे अभी स्टडीज़ चल रही हैं। परहेज में मतलब जौ छोड़ दें, आटा छोड़ दें, गंदम, जिस तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें ग्लूटेन है वो उसको नहीं खाना, बच्चे को नहीं देना। देखें, ये सुनने में, कहने में माँ बाप के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। हाँ। कि जब हम ये कहते हैं कि जी गंदम से और गंदम से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी, तो वो कहते हैं कि शायद जी सब कुछ ही ख़त्म हो गया मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। देखें, ये एक वाइड रेंज है जिसमें हमारे मुल्क में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कॉर्न है, जैसे आप गोश्त है, अंडे हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, ये सब कुछ दे सकते हैं। सिर्फ दे ही नहीं सकते गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ें। तो हमें स्ट्रेस सिर्फ चावल तो दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, एग्जैक्टली चावल भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। सिर्फ आपने बस ये ध्यान रखना होता है कि जी, क्योंकि ना कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जी सिर्फ गंदम नहीं देनी, लेकिन जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं ना आम रूटीन में, जैसे कि चिप्स हैं, आलू हैं, या आपकी जो टॉफ़ियाँ हैं बच्चे यूज़ करते हैं, बेकरी आइटम्स हैं, उसमें भी इसका गंदम का इस्तेमाल होता है, ग्लूटेन का इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो ग्लूटेन है ना वो आपकी चीज़ों की जो है ना वो उसकी कंसिस्टेंसी को बेटर करता है। अच्छा, ग्लूटेन डायरेक्ट जैसे हमारे जिस्म में जाके सबसे पहले किस चीज़ को अटैक करता है, क्या ख़राब करता है, ऐसा क्या निज़ाम सिस्टम जो है वो वर्स्ट करता है? ग्लूटेन में ना दिस इज़ द प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होता है ना, तो बाज़ बच्चों को सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, तो सबसे पहला जो इसका एक्शन होता है वो आपकी आंतड़ियों पे होता है। आंतड़ियों पे एक्शन होने की वजह से उसकी अब्जॉर्प्शन, आपका एक डिफेंस सिस्टम ख़राब होने की वजह से वो आस्ता आस्ता ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो वो आपके पहले एक ख़ास लेवल तक बढ़ती हैं। जब एक ख़ास लेवल तक बढ़ती हैं तो उसके बाद फिर इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो आंतड़ियों पे असर करता है, मैदे पे, इंटेस्टाइन्स पे, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन मल्टीविटामिन्स की, कैल्शियम की, विटामिन डी की, आयरन की आंतड़ी में अब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से ये बच्चों में कमी आनी शुरू हो डॉक्टर जाती है। साहब, अब मैं और जो आम मेरी जैसी कोई माएँ हैं, उनको किस तरीके से पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है ग्लूटेन एलर्जी, और ये ना हो कि हम उसको खिला के इसके अंदर ये मसले पैदा कर दें और इस बच्चे की हाइट का भी मसला हो जाए? तो हमें कैसे, निशानियाँ क्या मिलेंगी, इसके साइंस क्या क्या हैं? कि बच्चा क्या वॉमिटिंग करेगा, बच्चे के कुछ जिस्म में रैशेज़ हो जाएंगे, क्या बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्या इसकी क्या निशानी है जो आम इंसान इसको पता करा के एड्रेस करके फिर उसका चेकअप कराए? या कोई उसके टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में तो वो बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो सिम्टम्स होते हैं कि जी बच्चे कैसे, किस कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है, क्योंकि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं ना वो जिस्म के हर हिस्से पे असर करती हैं, जैसे कि ये आपकी आंतड़ियों पे, स्किन पे, आपके लंग्स पे, आपकी हड्डियों पे, आपकी इसको कहते हैं क्रोनिक डिज़ीज़। क्रोनिक डिज़ीज़ ये होता है कि एक डिज़ीज़ की जो है असर काफ़ी देर तक रहे तो उसका जिस्म के हर हिस्से पे असर आना शुरू हो जाता है। तो मोस्टली बच्चे जो आते हैं वो आते हैं आपके लूज़ मोशंस के साथ, ठीक है। अगर लूज़ मोशंस आ रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, फेलियर टू थ्राइव, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, और इसके अलावा अगर बच्चा पीला है और आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो आपको कोई मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर देता है, ठीक है। मल्टीविटामिन देने से आयरन है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, ख़ासकर के आयरन, जब हम आयरन देते हैं और 1-1.5 महीने के बाद आयरन देने के बावजूद आपके बच्चे का
HB हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी एनीमिया। उस सूरत में भी आपने अपने डॉक्टर को चेक कराना है। और ये बात याद रखने की है कि ये सिर्फ बच्चों में नहीं होता, ये फीमेल्स में भी हो जाता है, बड़ों में, लड़कों में भी हो जाता है, लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन। आफ्टर प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाते हैं फीमेल्स में, ठीक है, क्योंकि बाज़ का जैसे कि इनफर्टिलिटी है, लड़कियां जो कि बाज़ का उनकी फर्टाइल नहीं हो पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उनमें भी एक वजह सीरिक डिजीज़ है। ओए होए, तो उसकी नई वजह नई से चीज़ें आज